गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको BRBL पढ़ा रही हूँ फॉर कैब एग्जामिनेशन। चैप्टर 5 आपका चल रहा है। इसमें आज हम देखने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होता है गाइस? देखिए, अपार्ट फ्रॉम SBI बैंक, जितने भी बिग गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स होते हैं ना, उसको अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोला जाता है और इनको नेशनलाइज्ड बैंक भी बोला जाता है। क्यों इनको नेशनलाइज्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज अर्लियर अगर आप देखोगे ना तो दे वेयर प्राइवेट बैंक्स, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टुक ओवर कर लिया इनको, तो ये नेशनलाइज्ड हो गए। तो नेशनलाइज्ड होने की वजह से इनको हम नेशनलाइज्ड बैंक के नाम से जानते हैं। हाउ वर दे फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म किया गया है? तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट लॉज क्रिएट किए गए थे इन बैंक्स के लिए। पहला था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, दूसरा था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980। 20 ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जिसको इस एक्ट के दौरान जो भी उनकी अंडरटेकिंग्स थी, जैसे कि आपका बिजनेस हो गया, एसेट्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया टू द न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन ओन करता है? तो देखिए, जब नेशनलाइज किया जा रहा था ना इस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, तो 100% जो शेयर थी ना बैंक्स की, वो किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। बाद में ये जितने भी बैंक्स थे वो इशू करना स्टार्ट कर दिए थे अपने शेयर्स को इन द स्टॉक मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो आज के डेट में कुछ पार्ट्स जो शेयर के हैं वो किसके द्वारा हेल्ड किए गए हैं? पब्लिक के द्वारा हेल्ड किए गए हैं। लेकिन स्टिल एज पर द लॉ आप देखोगे कि गवर्नमेंट को ऑलवेज होल्ड करके रखना है 51%, एटलीस्ट 51% शेयर्स को इन दीज नेशनलाइज्ड बैंक। दिस मीन्स, इसका क्लियरली ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑलवेज रिमेन्स द मेजोरिटी ऑनर्स। नाउ वोटिंग राइट की बात करते हैं तो ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन हैव द मेजर वोटिंग राइट। अगर कोई अदर शेयर होल्डर्स है, यानी कि कोई पब्लिक इन्वेस्टर्स है, तो उनका मोर देन 1% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं होगा, नो मैटर उन्होंने कितना भी शेयर्स होल्ड करके रखा है। ये इंश्योर करता है कि कंट्रोल अभी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर लीगल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, मतलब उनका खुद का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है। इट कैन सूड इन इट्स ओन नेम एंड इट विल कंटिन्यू फॉर एवर इवन इफ द एम्प्लॉयज और द डायरेक्टर्स चेंजेस। व्हाट बिजनेस डू दे डू? तो किस तरीके के बिजनेस करते हैं? तो जैसे आपका नॉर्मल बैंक्स करती है उसी तरीके से ये बैंकिंग बिजनेसेस करते हैं एज पर द सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जैसे कि आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स देना। अदर परमिटेड एक्टिविटीज क्या होती है? तो एज पर द सेक्शन 6(1) ऑफ द एक्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस थ्रू सब्सिडियरीज, यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज बैंक्स के द्वारा की जाती है। आज के डेट में ये जो बैंक्स होती है ना, कैसे काम कर रही है? वन स्टॉप फाइनेंशियल शॉप की तरह काम कर रही है। तो ये आपको वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स के द्वारा, डायरेक्टली और थ्रू द सब्सिडियरीज। नाउ कौन कंट्रोल करता है नेशनलाइज्ड बैंक को? तो एवरी नेशनलाइज्ड बैंक हैज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और ये जो बोर्ड होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि किस तरीके से बैंक रन करेगा, पॉलिसीज किस तरीके की होगी, एंड मैनेजिंग द ओवरऑल अफेयर्स। द RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव द डायरेक्शंस टू द बैंक। तो बैंक्स को डायरेक्शंस दिया जाता है जो बैंक्स को यहाँ पे फॉलो करना होता है। अच्छा, इसमें रोल क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो जो भी गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इशू करती है पॉलिसी रिलेटेड टू द डायरेक्शंस आफ्टर कंसल्टिंग विद द RBI। Under Section 9 of the Nationalization Act, the government can also frame the schemes to manage the bank. लेकिन ये जो स्कीम्स होते हैं आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्रायर अप्रूवल लगती है इस स्कीम को इशू करने से पहले। किसकी? पार्लियामेंट की। ठीक है, तो इसको एप्लीकेबल करने से पहले आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट फ्रेम्ड करता है स्कीम्स को, वो कितने स्कीम्स को फ्रेम्ड किया गया है? तो 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया है। पहला होता है नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम 1970 एंड दूसरा नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम 1980। तो इस स्कीम्स में किस चीज़ के डिटेल्स के बारे में लिखा होता है? तो हाउ बोर्ड्स आर फॉर्म्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, टाइम पीरियड ऑफ द ऑफिस, disqualification, basically who cannot be a director, and how meetings will be conducted, and rules about employees representations या capital increase। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस स्कीम्स में डिटेल्स में लिखी हुई होती है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक हैज़ अ मिक्स ऑफ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड डायरेक्टर्स। तो मिक्स होता है इसमें नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसको कौन नॉमिनेट या अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, जैसे चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, MD है, और कोई भी CEO है इन बिग बैंक्स। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर्स कौन होगा? अप टू 4
ये भी अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 डायरेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली कौन होने चाहिए? एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। 1 डायरेक्टर विथ एक्सपर्टीज इन बैंकिंग रेगुलेशंस और सुपरविजन, और ये किसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन किया जाता है? आरबीआई के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 1 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वॉकमैन एम्प्लॉयज, 1 डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, मैनेजर एक्सेट्रा, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई कंसल्टेशंस के द्वारा। अप टू 6 अदर डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदर शेयर होल्डर्स यानी कि पब्लिक इन्वेस्टर्स कैन इलेक्ट अप टू 3 डायरेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द परसेंट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग्स। लेकिन इस डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने से पहले, इलेक्ट करने से पहले उनको पास करना होता है आरबीआई का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो ये आरबीआई का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टर्स के लिए? एज पर द आरबीआई 2019 एक्ट। तो आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस यहाँ पर सेटअप किया है, जो ये इंश्योर करता है कि सिर्फ गुड पीपल्स बिकम द डायरेक्टर्स। जैसे कि पॉलिटिशियंस डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। डायरेक्टर मस्ट साइन अ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग प्रूविंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड क्लीन रिकॉर्ड। मैक्सिमम टेन्योर इनका 6 साल का होता है। अ पर्सन कैन नॉट बी ऑन द बोर्ड ऑफ द राइवल बैंक्स एट द सेम टाइम। और अगर कोई पर्सन लिंक है किसी भी डिफॉल्टिंग कंपनीज से, कोई सीए फॉर्म है ऑडिटिंग बैंक्स का, या इंश्योरेंस फाइनेंशियल फॉर्म है, तो वो डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है। क्लियरली आपके फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में होता है। तो अगर आप इस फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आते हो तो ही आप पास होते हो, तभी आपको इलेक्ट किया जाता है एज अ डायरेक्टर। नाउ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, तो कितना ऑफन मीटिंग होता है? तो एटलीस्ट आपका 6 टाइम्स साल में होता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो एवरी क्वार्टर आपका यहाँ पर मीटिंग किया जाता है, यानी वंस एवरी 3 मंथ्स आपके बोर्ड, जो भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक के बोर्ड होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। वेयर एंड हाउ दिस मीटिंग हेल्ड? तो मीटिंग्स को यूजुअली हेल्ड किया जाता है या तो बैंक्स के हेड ऑफिस में या कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो डायरेक्टर्स यहाँ पे ज्वाइन करती है मीटिंग को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है। एंड जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं इस मीटिंग के, इनको रिकॉर्ड और स्टोर करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। चलिए, नोटिस मीटिंग की कब दी जाती है? तो 15 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है सारे डायरेक्टर्स को मीटिंग से पहले। इस नोटिस में मेंशन किया होता है कि क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, क्या क्या टॉपिक डिस्कस होने वाला है। कोई भी नया बिजनेस यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता है अनलेस चेयरमैन एग्रीज हो रहा है, या मोस्ट डायरेक्टर्स प्रेजेंट्स जो है वहाँ पे वो अग्री कर रहे हैं, या 1 वीक अगर प्रायर नोटिस अगर न्यू बिजनेस के लिए दिया जाता है, तभी आपके न्यू बिजनेस को आप डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। कोरम क्या होता है? तो मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड। तो टू होल्ड अ वैलिड बोर्ड मीटिंग आपको एटलीस्ट 1/3 तो डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, इसी को कोरम कहा जाता है। नाउ कमिटी ऑफ द बोर्ड की बात करें तो गाइज यहाँ पर ना जो बोर्ड होती है ना, कुछ स्पेशल वर्क के लिए, कुछ सम वर्क के लिए ना स्पेशल कमिटी को बनाती है, जो कि डिसीजन फास्टर लेने में हेल्प करता है इस कमेटी का। ठीक है, तो मेन 2 कमिटीज होती है, एक है मैनेजमेंट कमेटी एंड दूसरा होता है अप्रूवल कमेटी। ये 2 स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। तो मैनेजमेंट कमेटी ओवरऑल मैनेजमेंट हैंडल करता है, ऑपरेशनल डिसीजंस को लेता है। तो रैदर देन कि आप एक फुल बोर्ड मीटिंग बनाओ डे टू डे बिजनेस के मैटर को अप्रूव करने के लिए, हम एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाते हैं जो ये सारे ओवरऑल मैनेजमेंट को हैंडल करती है। सिमिलरली क्रेडिट अप्रूवल कमेटी के लिए होता है कि ये लोन्स वगैरह के प्रपोजल को देखती है, अप्रूव करती है लोन्स को विद इन अ सर्टेन लिमिट। तो ये डिसीजन फास्टर लेती है कि इंस्टीड ऑफ हम वेट करें फुल बोर्ड अप्रूवल्स के लिए। अदर कमिटीज में क्या होता है? द बोर्ड कैन क्रिएट अदर कमिटीज फॉर एडवाइस और अ स्पेसिफिक टास्क, और ये कमिटी कैन बी मेड ऑफ ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स या मेड ऑफ ओनली ऑफ द एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या बोथ। तो आप इस कमेटी को, जो अदर कमेटी बनाई जाती है, या तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो सकता है या दोनों का मिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से अदर कमेटी को यहाँ पे बनाया जाता है। विच स्कीम वेयर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स स्कीम 1970 एंड 1980, नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम 1970-1980, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम 2006, या आरबीआई कंट्रोल स्कीम 1980। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम 1970 एंड 1980। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट होल्ड एटलीस्ट व्हाट % ऑफ इक्विटी इन नेशनलाइज्ड बैंक। तो कितने % की इक्विटी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है? 26%, 33%, 51% या 74%। तो 51% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज ये आपका टॉपिक था। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर किन्हीं को कैब फाउंडेशन बैच बाई करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 250 लाइव क्लासेस हैं,
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पर, 24/7 एक्सेस है इसका, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड 50+ आपको कैब टेस्ट दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।